वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पर इसमें काम होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, किस वजह से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक हमारे सामने आता है, क्या कहाँ पर इसका यूज़ होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं, दो यहाँ पर लोग होंगे। अगर हम ले आप अपने आप पे ले लीजिए, आप स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप जाकर कोई बिजनेस करते हैं। मिस्टर आप लोग कुछ भी है, ए या बी मान लीजिए आप, और आपके सामने व्यक्ति आता है जो आपसे माल खरीदना चाहता है। एक किसी भी काम के लिए आपके पास आपसे संपर्क करता है, कहता है मुझे माल खरीदना है। उसका नाम क्या है, नाम लिख लेते हैं उसका, फ्रॉड। एक फ्रॉड आदमी आपके पास आता है, मुझे माल खरीदना है। आप बोलते हैं ठीक है खरीद लीजिए। वो कहते हैं मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मुझे माल उधार खरीदना है। ठीक है भाई, हम उधार बेचने को भी तैयार है, लेकिन आपको पैसा कितने टाइम में देना होगा। हमारी कंडीशन तय होती है, आपको 1 महीने के अंदर पैसा देना होगा। तो वो तैयार है, वो तो पहली फ्रॉड है, उसका नाम भी फ्रॉड है इंसान, वो तो खरीदने के लिए तैयार बैठा है, खरीद लेते हैं। ठीक है, तो 1 महीने की जो है यहाँ पर कंडीशन हो गई। माल हमने कितने का बेचा, मान लीजिए 50,000 रुपये का माल हमने उसको उधार दिया, और 1 महीने की हमने कंडीशन तय कर ली। 1 महीने बाद इसको क्या देगा, पैसे देगा 50,000 रुपये। अब हमने बेच दिया, 1 महीना हो गया, हम उसके पास जाते हैं, कहते हैं भाई हमारे पैसे दे, हमने तुझे 50,000 का माल बेचा था। वो कहता है भाई चलो ठीक है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे पास सबूत क्या है, तुमने मुझे माल बेचा था। मैं तो तुमने कोई माल नहीं खरीदा तुमसे, या तो तुम मुझे कोई सबूत दो तब मैं तुमको पैसे दूंगा। और चलो अगर तुमने सबूत दे भी दिया, तो ये कहाँ पर लिखा है कि मैंने तुम्हें कहा था मैं 1 महीने में पैसा दूंगा। वो मुकर गया अपनी बात से, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं तो तुम्हें तो 3 महीने की बात हुई है, हमारी तो 6 महीने की बात हुई है। आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं, क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कंसेप्ट निकल कर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, यहाँ पर बिल्स, शॉर्ट में इसको बिल्स दिए थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये एक प्रोमिसरी नोट है, वायदा पत्र, प्रोमिसरी नोट इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, इसमें जो ए है वो फ्रॉड से प्रॉमिस लेता है कि 1 महीने बाद तुम मुझे 50,000 रुपए का भुगतान करोगे। किस वजह से, अब चाहे वो कुछ भी वजह हो सकती है, चाहे ए ने उसको उधार पैसा दिया है, या ए ने उसको माल बेचा है, उसके जो है ट्रांजैक्शन के तौर पर उसके बेचने के लिए उसको वो पैसे देगा, चाहे किसी भी वजह से उसको पैसे देगा, लेकिन ये 1 महीने बाद उसको 50,000 रुपये का भुगतान करेगा। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। मिस्टर फ्रॉड जो है यहाँ पर बंध गए, ए ने उसको शर्तों में बांध दिया कि 1 महीने बाद तुम मुझे पेमेंट करोगे, यहाँ पर प्रॉमिस आ गया। अब अगर ये फ्रॉड पेमेंट नहीं करता है तो ए क्या करेगा, उस प्रोमिसरी नोट को लेकर कोर्ट में जाकर केस कर सकता है कि मैंने इसको माल बेचा था, इसने मुझे 1 महीने में पेमेंट करने का वादा किया था, लेकिन ये अब पेमेंट करने से मना कर रहा है। तो ये इसलिए यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो कंसेप्ट निकल कर आता है, जो आपको ये हिम्मत देता है कि आप उधार माल बेच सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आप कंसेप्ट निकल कर आते हैं, तो इसमें आगे देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। अब प्रॉमिस यहाँ पर हो गया, सबसे पहले ए ने क्या किया होगा, ए ने फ्रॉड को माल बेचा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या निकल कर आया, अब इसके बीच में ये पूरा ये है। अब क्या क्या ट्रांजैक्शन यहाँ पर होने वाली, सबसे पहले क्या होगा, ए ने इसको माल बेचा होगा, सबसे पहले हुई सेल होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट आ गया। उधार माल बेचा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट आ गया, यानी कि 1 महीने का हमने जो प्रॉमिस कर दिया कि 1 महीने बाद हमको पेमेंट आएगी। अब हमारे पास क्या आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसके आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं, क्या क्या इसका आपको फायदा होने वाला है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हमारा कंसेप्ट आ गया, ये आपको किस तरह से फायदा दे सकता है। देखिए क्या क्या आपको फायदे होंगे इसके।
तो ये बिल आपके पास क्या है, प्रोमिस वो आपके पास है, प्रोमिसरी नोट आपके पास है कि 1 महीने बाद आपको पैसा मिलने वाला है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, आपको क्या प्रॉफिट यहाँ पर होगा। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक में लेकर जाते हैं, मान लीजिए आपको आज की डेट में पैसा चाहिए, आपने माल बेचा है, आपको 1 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, लेकिन आपको आज पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, इस बिल को बैंक में लेकर जाएंगे, बैंक वाले को दिखाइए कि मेरे पास ये प्रोमिसरी नोट है, तो मुझे आज इतना पैसा चाहिए या मुझे पैसा चाहिए इसके बदले में। तो बैंक क्या करेगा, मान लीजिए 50,000 का हमने प्रोमिसरी नोट लिया था, पहली कंडीशन में लेते हैं, जो पहला बेनिफिट यहाँ पर निकल के आने वाला है जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो बैंक क्या करने वाला है, इस 50,000 के बदले में अपना कुछ कमीशन काट के बाकी का पैसा आपको दे देगा। मान लीजिए 50,000 है, 49,000 बैंक ने आपको दे दिया, 1,000 रुपये का कमीशन काट लिया। बैंक ने कमीशन कितना काट लिया, 1,000 रुपये का। अब बैंक को क्या फायदा हो गया, 1,000 रुपये, आपको क्या हो गया, आपको पैसा मिल गया। तो ये चीज तो चलिए समझ आती है, बहुत सिंपल सी चीज है। बैंक क्यों ले रहा है, क्योंकि बैंक को भी इस चीज पर भरोसा है, प्रोमिसरी नोट है, सामने एक व्यक्ति ने भरोसा, वो प्रॉमिस किया हुआ है कि वो उस डेट में, जो ड्यू डेट हमारी तय हुई है 1 महीने बाद की, पेमेंट कर देगा, इसलिए बैंक आपको पैसा दे देता है। दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहला हो गया डिस्काउंटिंग, दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो आपके पास ऑप्शन है, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन निकल कर आता है बिल का बेचान करना, बिल को, इसको बिल एक्सचेंज को एंडोर्स कर देना। मान लीजिए आपने किसी से माल खरीदा था, आप माल जिससे खरीद कर लेकर आए थे, तो उसको आपको पेमेंट करनी होगी, या जरूरी नहीं माल खरीदने की, आपको किसी को भी कोई पेमेंट करनी है। अब वो जो भी आपको, मान लीजिए किसी को आपको कुछ 1 लाख रुपए देना था, तो आपने क्या किया, उस व्यक्ति को 50,000 रुपये वाला ये प्रोमिसरी नोट दे दिया। अब क्या होगा, उसके आपको कितने पैसे देने हैं, केवल 50,000। 50,000 का आपने प्रोमिसरी नोट दे दिया। अब ड्यू डेट पर ये फ्रॉड बंदा जो है क्या करेगा, ड्यू डेट पर उसको पेमेंट कर देगा। तो आपको दूसरा फायदा क्या हो गया कि आप इसका क्या कर सकते हैं, बिल को एंडोर्स कर सकते हैं, यानी कि जिसको आपको किसी को पैसा चुकाना था, उसको आप पैसा देने की जगह पर ये बिल दे सकते हैं, उसको आपको आपकी तरफ से वो पेमेंट हो गई, जरूरी नहीं आप कैश देंगे, आपकी तरफ से पेमेंट हो गई, तो आपका बिल एंडोर्स हो गया। तीसरा आपके पास ऑप्शन क्या आता है, इस बिल को आप बैंक, अपने बैंक में भेज सकते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब इसका क्या बेनिफिट है, अब इसका बेनिफिट तो ऐसा मुझे कोई खास नजर नहीं आता। देखिए इसमें होता क्या है, केवल आपने बैंक को, इसको बिल को क्या किया, अपने बैंक में भेज दिया। अब होगा क्या, ड्यू डेट पर जो ये फ्रॉड व्यक्ति है, फ्रॉड व्यक्ति आपके बैंक में पेमेंट करेगा, आपको पैसा वसूल नहीं करना है, ड्यू डेट पर बैंक आपके बिहाफ पर पैसा उससे वसूल करेगा। पैसे लेके बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में जमा कर देगा। बस सीधा सा इसका ये होने वाला है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी पेमेंट जो है बैंक में करेगा, आपको पेमेंट आ गई। तो ये 3 चीजें यहाँ पर नजर आती है कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आप यहाँ पर ये 3 चीजें कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। अब चौथा क्या आता है, आप कुछ मत कीजिए, 1 महीने बाद पेमेंट ले लीजिए। ना आपने डिस्काउंट कराया, ना आपने किसी दूसरे को दिया, ना आपने बैंक में भेजा, आपने क्या किया, अपने पास रखा, 1 महीने बाद उससे पेमेंट ले ली, बात खत्म हो गई। तो ये 4 चीजें बिल के साथ हम कर सकते हैं, ये 4 चीजें नजर आती हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, अब देखिए ये हमने कर दिया, और ये सब चीजें यहां तक तो हो गया। अब ड्यू डेट पर आ जाते हैं, ड्यू डेट पर आपके पास क्या क्या हो सकता है। ड्यू डेट पर एक चीज हमने क्या देखी कि पेमेंट हमारे पास आ जाएगी। ड्यू डेट पर क्या होगा, अगर बिल आपके पास है, ये वाला लास्ट ऑप्शन, तो आपको क्या होगा, पेमेंट मिल जाएगी। या फिर क्या होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, उस बैंक को पेमेंट मिल जाएगी। आपने कहीं एंडोर्स किया हुआ है, उस तीसरे व्यक्ति को पेमेंट मिल जाएगी। आपने डिस्काउंटिंग कराई है, तो बैंक को पेमेंट मिल जाएगी। अब लेकिन जरूरी है कि वो इंसान पेमेंट देगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। भैया आपने 1 महीना उसको बोला 1 महीने बाद पेमेंट कर देना, अगर वो पेमेंट ना करे आप क्या कर लेंगे, अगर वो निकल जाए किसी इंसान के जैसा, वो देश छोड़ के भाग जाए, फिर आप क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो
इसमें क्या होने वाला है ड्यू डेट, तो मान लीजिए बिल क्या हो गया, डिसोनर, तिरस्कृत, यानी कि उस व्यक्ति ने पेमेंट करने से मना कर दिया, वो पेमेंट नहीं करेगा। तो पेमेंट ना करने से क्या होगा, आपको इस बिल को लेकर एक जो नोटेरी जिसको हम बोलते हैं वहां पर जाना होगा। ऐसा नहीं होता कि बिल आप अपने आप ही वही कर देंगे कि बिल आपके हाथ में है, आपको पेमेंट नहीं है, या आपने लिख दिया बिल डिसऑनर हो गया, आपने बिल को लिख के बिल डिसऑनर हो गया। ऐसे नहीं होता। आपको क्या करना होगा, जब भी आपको वो बिल डिसऑनर होगा, जब भी आपको पेमेंट नहीं आएगी, तो आप क्या करेंगे, उस बिल को लेकर एक नोटेरी के पास जाएंगे। वो नोटेरी उसमें क्या करेगा, लिख कर देगा कि इस व्यक्ति ने पेमेंट नहीं करी है इस डेट में, और ये बिल जो है डिसऑनर हो चुका है, तिरस्कृत हो चुका है, इसका अनादर हो चुका है, अब इसकी पेमेंट नहीं आएगी। तो वो भी ऐसे नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो पहले उसको फोन करेगा फ्रॉड इंसान को, मैं बता तू पेमेंट कर रहा नहीं कर रहा है। वो क्या कहेगा, भाई मैं पेमेंट नहीं करता, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी वजह उसने दी। तो अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो वो क्या कहेगा, वो पता कह देगा भाई ये बिल डिसऑनर हो चुका है, उस पर लिख देगा, मोहर लगा देगा, साइन कर देगा, बिल डिसऑनर्ड। अब यहाँ पर जब बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होने वाला है, बिल डिसऑनर होने पर आपने जब नोटेरी कराया है, नोटेरी कराने पर आपको कुछ खर्चा आया होगा, ठीक है। नोटेरी वो जब व्यक्ति बैठा हुआ है जहाँ नोटेरी करना है वो फ्री में कर देगा, वो भी कुछ पैसे लेगा, तो आपका कुछ खर्चा वहां पर आएगा। अब मान लीजिए फिर क्या होगा, ये जो बिल डिसऑनर हो गया, अब फिर क्या निकल कर आता है, मान लीजिए वो फ्रॉड व्यक्ति कहता है भाई मैं अभी, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तुमको आज से 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अब 3 महीने बाद पेमेंट करने के लिए फिर से क्या होगा, हमको एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा, एक नया बिल जो है बनाया जाएगा। अब क्या बना, कितने टाइम का बनाएंगे, 3 महीने का। अब एक नया बिल बनाएंगे, न्यू बिल आएगा 3 महीने 3 दिन एक्स्ट्रा। हाँ जी, वो सभी में चलता है। वो जो पहला बिल बना था उसमें भी है, जो 3 डेज का, जो 3 डेज का ग्रेस पीरियड होता है वो सभी में चलेगा। अगर 1 महीना है तो ग्रेस पीरियड लगेगा यहाँ पर 3 दिन का, ठीक है। तो ये ग्रेस पीरियड तो साथ साथ चलता रहेगा। ऐसे यहाँ पे जो न्यू बिल मान लीजिए अगर 3 महीने का बना रहे हैं, उसने कहा है कि भाई मैं 3 महीने बाद ही पेमेंट कर सकता हूँ, न्यू बिल आ रहा है 3 मंथ्स का, उसमें भी 3 डेज ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर नए बिल। अब नया बिल जो आपने बनाया है उसमें भी ये सभी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप उस बिल के साथ भी ये सब कर सकते हैं, आप उसको डिस्काउंट करा सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन और पेमेंट रिसीव। अब बात आती है यहाँ पर इन सिचुएशंस में अभी तक हमने क्या देखा है, अगर पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई तो सिंपल सिंपल है, पेमेंट हो रही है, बैंक पे जा रही है या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के पास जा रही है, जो बैंक में जा रही है, हमारे अकाउंट में जा रही है, या फिर पेमेंट हमारे पास आ रही है, सिंपल चलने वाला है। लेकिन जब यहाँ पर अभी हमने डिसऑनर देखा था, जब बिल हमारे पास था, ये एक सिचुएशन हमने देखी थी कि डिसऑनर होने पर हमको ये सब कराना पड़ता है, नोटेरी वगैरह कराना पड़ता है। लेकिन अब सिचुएशन आती है ये वाली, जब आपने बिल डिस्काउंट कराया है, या आपने बिल जो है एंडोर्स किया हुआ है, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, तो इन केस में क्या होने वाला है, आपको क्या करना होगा। जब आपने बिल डिस्काउंट करा दिया, डिस्काउंट कराते वक्त आपने क्या किया होगा, आपने बैंक से 49,000 रुपए लिए थे, 1,000 रुपए बैंक ने अपना कमीशन काट लिया था। अब ड्यू डेट पर बिल हो गया कैंसिल, बिल हो गया डिसऑनर। अब ड्यू डेट पर क्या करना होगा, वो पैसे बैंक को आप चुकाएंगे, बिल तो डिसऑनर करेंगे ही करेंगे, साथ साथ वो पैसा बैंक को चुकाना पड़ेगा। अब सेकंड केस में आपने क्या किया था, बिल एंडोर्स किया था थर्ड पार्टी को, 1 महीने बाद बिल डिसऑनर हो गया। अब वापस से उस व्यक्ति को पेमेंट की जिम्मेदारी जो है, पेमेंट के लिए लायबल आप होंगे। 1 महीने बाद दोबारा से वो पेमेंट, उसको जब डिसऑनर हो गया, यानी कि उस पेमेंट को वापस से आपकी जिम्मेदारी हो चुकी है, वो पेमेंट उसको वापस से आप करेंगे। अब चाहे वो आप आज कर दें, अगर वो तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन कहता है कि मुझे आज ही पेमेंट चाहिए, आपको आज करनी पड़ेगी, जिससे जो वो आपकी आपस की टर्म्स एंड कंडीशंस है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल आपने क्या किया था, आपने केवल कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा था, बैंक को आपके ब्याह पे केवल कलेक्ट करना था। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, केवल एक चीज क्या होती है, बस ये जो आप एंट्री करते हैं ना, उसको रिकॉर्ड करते हो, उसको रिवर्स कर देते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकली इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। भाई हमने क्या किया था, बिल को अपने बैंक अकाउंट में डलवाने के लिए भेजा था कि जब पेमेंट आ जाएगी मेरे अकाउंट में जमा कर देना। अब पेमेंट नहीं आई, नहीं जमा हुआ, तो
प्रैक्टिकली इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और फोर्थ केस तो हम देख चुके हैं, जब बिल है ही हमारे पास तो उसमें तो कुछ वैसे ही नहीं होना है, क्योंकि बिल आपको क्या करना है, बिल डिसऑनर कर देना है। तो ये कुछ चीजें आती हैं जो पूरे इसमें, ये पूरा उसका कंसेप्ट है। हमको क्या करना है, केवल इन्हीं चीजों को हमको रिकॉर्ड करना है। किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे अब वो देखते हैं।